सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर के आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई थी। 2 बजे सुनवाई की शुरुआत होती है, करीब 1 घंटे तक सुनवाई चली। सुनवाई के अंदर क्या क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी 3 बड़ी बातें सामने रखी हैं जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कानून पर एक बहुत बड़ी चोट है। नरेंद्र मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो अहम टिप्पणियां की गई वो एक बड़ी करारी चोट है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को लेकर के, संपत्तियां बदलने को लेकर के या संपत्तियों पर कब्जा करने को लेकर के और उसके साथ साथ डीएम को लेकर, कलेक्टर को लेकर के उसकी सख्तियां जिस तरीके से इस नए कानून में बढ़ाई गई हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर, अपना चाबुक, अपना हथौड़ा चला दिया। यह खबर आज आपको देखनी बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है, पहले मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं। हेडलाइन आज जो निकल करके सामने आई है, बड़ी खबर निकल करके सामने आई, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं और उसके बाद में मिनट टू मिनट सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बातें कही गई, 1 घंटे तक क्या कुछ डिस्कशन हुआ, फिर उस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सरकार को जवाब के लिए 7 दिन का समय। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, केंद्र सरकार 7 दिन में दाखिल करे जवाब। याचिकाकर्ता 5 दिन में अपनी प्रतिक्रिया दे। अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई है। 70 नहीं, सिर्फ 5 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 70 याचिकाओं की बजाय सिर्फ 5 याचिकाएं रहेंगी मान्य, उन्हीं पर आगे की सुनवाई होगी। सुनवाई का दूसरा दिन कोर्ट ने केंद्र से वक्फ कानून पर मांगा विस्तृत जवाब। देश भर में हो रही हिंसा पर जताई चिंता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिंसा से दबाव नहीं बनने देंगे। बेंच के तीखे सवाल, क्या हिंदू ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है? ये बेंच के सवाल हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के सवाल हैं सॉलिसिटर जनरल से, सरकार से। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति क्यों की गई है? ये दोनों बहुत बड़ी बातें हैं, दोनों बहुत अहम हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं, क्या हिंदू ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है? अपने आप में बहुत खास, बहुत अहम टिप्पणी हो जाती है। दूसरा कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति क्यों की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 3 बड़ी बातें आपके सामने हैं। पहली, वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं देती है। वक्फ बोर्ड कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। दूसरी बड़ी बात, कोई नई वक्फ घोषणा डी-नोटिफाई नहीं होगी, चाहे वह संपत्ति वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। कोर्ट ने डी-नोटिफिकेशन पर रोक लगाई। तीसरी बड़ी अहम बात, कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति फिलहाल नहीं की जाएगी। 3 बड़ी बातें, 3 अहम, आज के सुनवाई के दौरान 3 अहम चीजें निकल करके सामने आई है। सबसे पहले तो यह कि वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ काउंसिल के अंदर कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मतलब जो ये कह रहे थे कि 22 सदस्य वक्फ काउंसिल है तो उसमें 10 सदस्य ही मुसलमान रहेंगे, बाकी 12 दूसरे धर्मों के लोग भी हो सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना आदेश नहीं दे देता है, तब तक केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है। यानी एक तरीके से चाबुक, पूरी लगाम खींच दी है। चाबुक भी लगाया है, लगाम भी खींच दी है। दूसरी बड़ी बात, किसी भी संपत्ति को आप डी-नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब जो संपत्ति रजिस्टर हुई है उस संपत्ति को आप डी-नोटिफाई नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, बहुत बड़ा फैसला यहां पर। और तीसरा ये कि जब तक सरकार जवाब नहीं देती है, याचिकाकर्ता उस पर जवाब नहीं देते हैं, तब तक किसी भी संपत्ति को लेकर के उसकी स्थिति नहीं बदली जाएगी। मतलब कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो दरगाह है वो दरगाह रहेगी, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान रहेगा। मतलब आप स्थिति को बदल नहीं सकते हैं कि आप ये कहें कि नहीं, इस कब्रिस्तान पर तो विवाद है तो इस कब्रिस्तान को फिलहाल सरकार अपने पास में ले रही है। जब फैसला आएगा तब देखेंगे कि कब्रिस्तान रहेगा या किसी का प्लॉट है, किसी का मकान था या किसी का कुछ और ग्राम सभा की जमीन है। तो ये इस चीज पर एक तरीके से रोक लगा दी। 3 बड़ी बातें अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं, बहुत अहम हो जाती हैं। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं,
मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं। ओवैसी ने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि वक्फ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता है। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और इस बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। दूसरे याचिकाकर्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह खान, वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठ करके देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। हम फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ बाय यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी। वक्फ बोर्ड के सदस्यों में भी हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार 7 दिनों में जवाब देगी। डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है? वह प्रावधान अधिनियम से निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसा ही बना रहेगा। तो यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्षकार कोर्ट के फैसले का न केवल स्वागत कर रहे हैं बल्कि गदगद भी दिखाई दे रहे हैं। और मोदी सरकार जो कह रही थी, और आज भी सोलिसिटर जनरल ने कहा, आगे मैं आपको पढ़ करके सुनाने वाला हूं, वो कह रहे हैं हमारे पास में लाखों सुझाव आए हैं। तो लाखों सुझाव आपके पास में आए, लाखों आपने उपाय यहां पर एक तरीके से निकाले हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसी बात नहीं बता पा रहे हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में जाए। सुप्रीम कोर्ट की कल की सुनवाई को आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई को आप देखें, बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकार की, सॉलिसिटर जनरल की इस कानून को लेकर के, इसके बचाव को लेकर के तैयारी नहीं थी। मैं बिल्कुल आसान भाषा में एक लाइन में यह कह सकता हूं, जो पूरी सुनवाई मैंने आज की भी देखी है, कल की भी देखी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट वो पूछ रहा है कि भाई आप हिंदुओं के ट्रस्ट में भी क्या मुसलमानों को शामिल करेंगे? अगर आप वहां ऐसा नहीं कर सकते तो यहां जबरन ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहां आप मुसलमानों के ट्रस्ट में दूसरे धर्म के, मजहब के लोगों को क्यों घुस रहे हैं? अगर आप वहां पर मुसलमानों को नहीं ले जा सकते हैं तो तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट में यह बताया जा रहा है, जैसा याचिकाकर्ताओं ने वहां पर दलीलें दी कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद में न केवल आपको हिंदू होना होगा बल्कि हिंदू में भी आपको ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी एक खास वर्ग, तभी आप प्रसाद बना सकते हैं। अगर आप दूसरा वर्ग हैं, आप हिंदुओं में भी अगर दूसरी जाति के लोग हैं तो आप प्रसाद नहीं बना सकते हैं। तो आप एक तरफ देखें तो दूसरे धर्मों के जो ट्रस्ट हैं, हिंदू धर्म के ट्रस्ट हैं या और दूसरे धर्मों के ट्रस्ट हैं, उनमें बिल्कुल साफ तौर पर उनकी गाइडलाइन है और उसी के हिसाब से वो चीजें चल रही हैं। तो यहां पर आपको मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के अंदर दखलंदाजी क्यों करनी है साहब? ये कुल मिलाकर के लबोलबाब है। अब मैं आपके सामने मिनट टू मिनट क्या क्या हुआ, सरकार की तरफ से वकील ने क्या कहा, याचिकाकर्ताओं की तरफ से, मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे उन्होंने क्या कुछ कहा और जजों ने क्या कहा, वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें लाखों सुझाव मिले हैं, गांव गांव वक्फ के लिए, वक्फ के रूप में लिए गए हैं, बहुत सी जमीन पर वक्फ का दावा किया जाता है, यह अदालत इस पर सुनवाई कर सकती है, लेकिन इस सवाल पर सहायता की जरूरत है। बहुत से लोगों के पास में अपनी संपत्ति आदि को लेकर के सवाल है। मतलब एक तरीके से नैरेटिव ये खड़ा करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, कि बहुत सारे गांव वो ऐसे हैं जो वक्फ ने अपने पास में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिए हैं। इसके बाद में सॉलिसिटर जनरल और जजों की दलील, उसको आप सुनिए।
जस्टिस संजय कुमार, उन्होंने कहा कि हम अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं। इसके बाद में सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, लेकिन यह एक कठोर कदम है, कृपया मुझे दस्तावेजों के साथ में प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दे। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके। सीजीआई ने कहा कि हमने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं। हमने कहा कि यह पूर्ण रूप से रोक नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो ताकि इसका असर हो, जैसे कि इस्लाम के बाद में 5 साल बाद इस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। अब जरा आसान भाषा में समझिए, बहुत बड़ी बात यहां पर कही गई। देखिए, इसमें जस्टिस संजय कुमार वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आज ही बिल्कुल आखिरी फैसला नहीं दे रहे हैं, तो आप इतना चिंतित मत होइए, इतना बेचैन मत होइए। सरकार के वकील से उन्होंने कहा। फिर सरकार के वकील कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा फैसला आप ले रहे हैं, कठोर फैसला ले रहे हैं। जो 3 बड़ी बातें मैंने आपको पहले बताई है उसको लेकर के उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि हमें 1 सप्ताह का समय चाहिए। सरकार के वकील कह रहे हैं हमें 1 सप्ताह का समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम ये नहीं कह रहे पूरी तरह से आपने जो कानून लागू किया है हम पूरी तरह से उस पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन आपने बहुत सारी बातें इसमें ऐसी रख दी हैं जिसको लेकर के हमें आपत्ति है। एक तरीके से उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहता है तो उसे 5 साल तक इस्लाम का प्रैक्टिस करने वाला होना चाहिए। ये बेतुका सा है, एक तरीके से ये बात कहने की वहां पर कोशिश की गई है। तुषार मेहता बोले कि पिछले संशोधनों को पढ़ने की जरूरत है। तुषार मेहता की तरफ से कहा गया, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मैं संघ का प्रतिनिधित्व करने का सम्मानपूर्वक आग्रह कर रहा हूं। सवाल तो होंगे ही, कठिनाई है कि इसे स्पष्ट रूप से देखा जाए। ये ऐसे मुद्दे नहीं है कि जिनके कारण कुछ धाराओं को प्रथम दृष्टया पढ़ने के आधार पर इसे रोक दिया जाना चाहिए। हमें पिछले संशोधनों और पिछले अधिनियमों को आदि को पढ़ने की आवश्यकता है। सीजीआई ने कहा कि यह मामला अदालत में लंबित है, तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान स्थिति में कोई व्यवधान ना आए। मतलब एक तरीके से सीजीआई जो है वो कह रहे हैं पहले जो बातें की गई है, पहले जो बदलाव किए गए उन सबको पढ़िए। तो सीजीआई ने यहां पर कहा कि अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। फिलहाल जो चीजें चल रही है जैसे के जैसे वो वैसे फिलहाल चलनी चाहिए, आप इसमें फेरबदल मत कीजिए। इसके बाद में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपके द्वारा लिए गए किसी निर्णय के परिणाम का आकलन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होती है। मुझे रिकॉर्ड पर सामग्री रखने की अनुमति दें। 1 सप्ताह के भीतर कुछ भी नहीं बदल सकता है। सीजीआई के द्वारा कहा गया कि बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती है, और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका निर्णय लेती है और न्यायपालिका निर्णय लेती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं एक बयान और दूंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार, उन्होंने कहा कि क्या कहा जा रहा है कि अगर नए अधिनियम का पालन नहीं किया गया तो इसके बाद में कोई वक्फ रजिस्टर्ड नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड की नियुक्ति मेरे हाथ में है, ऐसा नहीं होगा। सीजीआई इस पर कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो इस पर कहते हैं कि इसमें राज्य भी शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि अगर कोई राज्य कोर्ट द्वारा मामले का फैसला किए जाने को कोई नियुक्ति करता है तो उसे अमान्य माना जाएगा। सीजीआई ने कहा कि मुझे आदेश लिखने दीजिए। मतलब एक तरीके से यहां पर बहस चल रही थी और बहस के दौरान सीजीआई खुद बार बार जो है वो इंटरवीन कर रहे थे, और सीजीआई कह रहे थे कि अभी हम फिलहाल कोई भी नई नियुक्ति नहीं चाहते हैं और कोई भी ऐसी नियुक्ति नहीं चाहते हैं कि कोई किसी भी विवादास्पद मामले को लेकर के फैसला सुनवाए। फैसला जैसे मान लीजिए कि डीएम को इतने पावर दे दी है तो डीएम जो है वो किसी फैसले को सुनाने का काम करे, ये हम फिलहाल नहीं चाहते। मतलब फिलहाल जो चीज है जो की त्यों बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सीजीआई संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता उनसे कहा कि प्रतिवादी 7 दिन के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया है कि अगली तारीख तक 2025 के अधिनियमों के तहत बोर्ड और परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित
उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ की संपत्ति स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिन के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। उस पर जवाब सेवा 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। अब आसान भाषा में समझिए जरा क्या हुआ है। मतलब सरकार को अभी 7 दिन का समय दिया है। सरकार 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करे और उसके बाद में जब सरकार अपना जवाब दाखिल कर देगी तो फिर 5 दिन दिए जाएंगे मुस्लिम याचिकाकर्ताओं को कि मुस्लिम याचिकाकर्ता सरकार ने जो कुछ कहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं, वो अपना जवाब दे। और इन 12 दिनों के अंदर फिर 5 दिन बचेंगे सरकार के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। कुल 17 दिनों का समय है। 5 मई को जब अगली सुनवाई होगी, इस बीच में 17 दिन का समय, तो 7 दिन उनके लिए, 5 दिन मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के लिए और 5 दिन फिर सुप्रीम कोर्ट खुद से उनका अध्ययन करेगा, पढ़ने का काम करेगा कि क्या क्या दोनों तरफ से सवाल जवाब यहां पर किए गए हैं, दोनों तरफ से तर्क जो है वो यहां पर दिए गए हैं। सीजीआई ने कहा कि अगली सुनवाई केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। हम यहां केवल 5 चाहते हैं, आप 5 का चयन करें, अन्य को या तो आवेदन के रूप में माना जाएगा या निपटाया जाएगा। हम नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। अब इसे कहा जाएगा कि इन वक्फ संशोधन अधिनियम। मतलब एक तरीके से अब यहां पर जो है सीजीआई ने इस बात को कहा है कि आप ऐसा नहीं करें कि यहां पर 100 के 100 याचिकाकर्ता यहां पर दाखिल हो और 100 के 100 याचिकाकर्ता यहां पर उपस्थित हो, क्योंकि 100 के करीब याचिकाएं दाखिल की गई इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 5 याचिकाकर्ता कोई भी अपने में आप में से आप खुद ही चयन कर लीजिए। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि कौन कौन याचिकाकर्ता इसमें बने रहना चाहता है। बाकी लोग वो ये मान लें कि उनकी याचिका इन्हीं के साथ में या तो खारिज हो जाएंगी या इन्हीं के साथ में उनका भी निपटारा हो जाएगा। ये उनकी तरफ से कहा गया। सीजीआई ने कहा कि कृपया एक नोडल वकील नियुक्त करें। मैंने कहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा घोषित या पंजीकृत वक्फ भी वक्फ है। सीजीआई ने आगे कहा कि इस बात पर सहमति है कि पक्षकार उन याचिकाकर्ताओं की पहचान करेंगे जिन्हें लीड केस माना जाएगा। लीड मामलों में अन्य याचिकाओं को भी आवेदन के रूप में माना जाएगा। सीजीआई ने आगे कहा कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाकर्ताओं को इस सूची में अलग से दिखाया जाएगा। 2025 के मामलों में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। 5 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। सीजीआई ने कहा कि अगली सुनवाई केवल निर्देश और अंतिम आदेश के लिए होगी यदि कोई हो। और आगे कह रहे हैं सीजीआई की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी और इसके बाद में सुनवाई खत्म हो गई। तो यानी कुल मिलाकर के आप देखें तो यहां पर अब सरकार के पाले में गेंद आ गई है। जो सरकार उछल उछल करके इसके फायदे गिनवाने का काम कर रही थी अपने कानून का, वो सुप्रीम कोर्ट में उनके सॉलिसिटर जनरल, सरकार के वकील, वो जो है इस बिल के, इस कानून के फायदे नहीं बता पाए। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो ये बात हुई है। तो अब उनको 7 दिन का समय उन्होंने मांगा, 7 दिन का समय उनको दिया गया है। जाहिर सी बात है ऐसे बड़े मामलों में, बड़े फैसलों में एकदम से 1 घंटे में 10 मिनट में कुछ भी तय नहीं होता है। समय देना पड़ता है, समय दिया गया है। सरकार अब इसमें अपनी तरफ से क्या कहेगी, क्या सरकार इसमें थोड़ा बैकफुट पर आएगी, चीज़ों को थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश करेगी? सरकार ये कहेगी कि चलिए ठीक है, कुछ प्रावधानों पर आपको आपत्ति है तो उन पर आप जो है वो निर्देश जारी कर दीजिए, या सरकार इसमें कोई नया डंगा डालने की कोशिश करेगी? ये अभी देखना बाकी है। तो बहरहाल आज की जो सुनवाई है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरह से आज की सुनवाई भी और कल की सुनवाई भी वो मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के पक्ष में गई है। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। अब सॉलिसिटर जनरल, सरकार के वकील 7 दिनों के भीतर क्या जवाब दाखिल करते हैं, मुस्लिम याचिकाकर्ता वो क्या जवाब देते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर आगे क्या कुछ फैसला लेता है, वो 5 मई को पता चलेगा। आज की सुनवाई को लेकर के और कल की सुनवाई को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।